हेलो, मैं शाहनवाज़ आपका इस लेक्चर में स्वागत करता हूं और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं न्यू चैप्टर दैट इज़ थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। यस, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैटर की थर्मल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। किसी भी मैटर की, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो या गैस हो, ऑब्वियसली इस तरह के मटेरियल्स की या मैटर्स की थर्मल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, थर्मल इफ़ेक्ट उन पर क्या होगा, थर्मल प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे, उनका डिफरेंट सिचुएशंस में क्या इफ़ेक्ट होगा, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हम इस चैप्टर में देखेंगे। और डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका जो रिलेशन है हमारी डेली रूटीन लाइफ से बहुत मजबूत है और डेफिनेटली आपको पढ़ने में इसे काफ़ी मज़ा आएगा और आप इसे एंजॉय करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी बेसिक टर्म से। इस पार्ट 1 लेक्चर में हम पढ़ेंगे हीट एंड टेम्परेचर। यस, दो इम्पॉर्टेंट ऐसे वर्ड जो कहीं ना कहीं हम हमारी डेली रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं, हीट और टेम्परेचर। और इसके साथ ही हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। सो लेट्स स्टार्ट विद द टेम्परेचर। टेम्परेचर एक्चुअल में है क्या? अक्सर हम वर्ड यूज़ करते हैं कि इस चीज़ का टेम्परेचर इतना है, या टेम्परेचर बढ़ गया, या टेम्परेचर कम हो गया। तो एक्चुअली जब हम इन चीज़ों का पता लगाते हैं या फिर हम टेम्परेचर टर्म का यूज़ करते हैं, तो हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी बॉडी को या फिर इन्वायरमेंट में गर्मी या थर्मल एनर्जी को महसूस करते हैं, है ना। ऑब्वियसली आपके पास अगर दो बॉडीज़ हैं और दो बॉडीज़ में से एक का टेम्परेचर ज़्यादा है, एक का टेम्परेचर कम है, तो ऑब्वियसली जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वो आप उसे बोलेंगे बॉडी बहुत गर्म है, ये बहुत हॉट है। और जो बॉडी का टेम्परेचर कम होगा वो रिलेटिवली पहली बॉडी के कंपैरिजन में आप कहेंगे ये ठंडी है, इट्स कोल्ड। सो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर बेसिकली क्या है? टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। किसी बॉडी की टेम्परेचर अगर डिफ़ाइन कर रहे हैं तो टेम्परेचर उस बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस को डिफ़ाइन कर रहा है कि ये कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है। और एक्चुअल में इस ठंडे और गर्म का हम पता या फिर बॉडी के टेम्परेचर का जो कैलकुलेशन है वो हमेशा हम कंपैरिजन के रिस्पेक्ट में लगाते हैं। या तो हम इसके लिए किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम किसी एक बॉडी का टेम्परेचर दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि सपोज़ दो बॉडीज़ हैं, सपोज़ देयर आर द टू बॉडीज़, सपोज, ठीक है, एक बॉडी ए एंड द अनदर वन इज़ अ बी। बॉडी ए जो है सपोज उसका टेम्परेचर T1 है और बॉडी बी का टेम्परेचर क्या है? T2। सो कंसिडर देयर आर द टू बॉडीज विद द टेम्परेचर्स T1 एंड T2। ऑब्वियसली आप देख सकते हैं यहाँ पर इस थर्मोमीटर से, यहाँ पर बॉडी ए का टेम्परेचर ज़्यादा है बॉडी बी से, इट मीन्स T1 इज़ ग्रेटर देन T2। तब डेफिनेटली आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे द बॉडी ए इज़ हॉटर देन द बॉडी बी। या आप इस तरह से कहेंगे बॉडी बी इज़ कोल्डर देन द बॉडी ए। इट मीन्स यहाँ पर आपने दो बॉडीज़ के बीच में कंपैरिजन किया विथ रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव टेम्परेचर। सो देन द बॉडी विद द T1 इज़ कॉल्ड हॉटर वन विथ रिस्पेक्ट टू द अनदर वन विच इज़ नोन एज अ कोल्डर बॉडी। सो आई होप कि आपको टेम्परेचर का मतलब समझ में आ गया होगा। टेम्परेचर इज़ बेसिकली द रिलेटिव मेजरमेंट। ये एक तरह का रिलेटिव मेजरमेंट है किसी बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस का। अब बात करते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज़ हीट। ये हीट क्या है? अक्सर हम हीट और टेम्परेचर दोनों को एक ही समझते हैं, लेकिन ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, दोनों बिल्कुल डिफरेंट टर्म है। अगर हम हीट की बात करें तो हीट इज़ बेसिकली एनर्जी। इट इज़ एन एनर्जी। ये एनर्जी का एक टाइप है और ऑब्वियसली इस एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। सो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम द हॉटर बॉडी टू द कोल्डर बॉडी ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। जैसा मैंने कहा कि हीट बेसिकली एनर्जी का एक फॉर्म है। जिस तरह से मैंने अभी एक एग्जांपल लिया और मैंने आपसे कहा कि ये बॉडी ए और बॉडी बी, इसमें बॉडी ए का टेम्परेचर ज़्यादा है, बॉडी बी का टेम्परेचर कम है, तो ऑब्वियसली बॉडी ए में हीट एनर्जी ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू बॉडी बी, है ना। अगर मैं बात कहूँ कि बेसिकली हीट क्या है, तो हीट एक एनर्जी है जो उस बॉडी के टेम्परेचर को डिफाइन कर रही है ना। हीट एक एनर्जी है जो उस बॉडी के टेम्परेचर को डिफाइन कर रही है। जितनी ज़्यादा हीट एनर्जी किसी बॉडी के पास होगी उतना ज़्यादा उसका टेम्परेचर होगा। तो हीट इज़ ए एनर्जी और टेम्परेचर क्या हो गया? उस हीट एनर्जी का मेजरमेंट हो गया, उस हीट एनर्जी को मेज़र करने का एक पैरामीटर हो गया। हीट बेसिकली क्या होती है? एक एनर्जी होती है और इम्पॉर्टेंट थिंग, इट फ्लोज फ्रॉम द हॉटर बॉडी टू द कोल्डर बॉडी ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि
हीट जो है वो एक एनर्जी है और वो फ्लो होती है हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर दो बॉडीज़ हैं, बॉडी ए और बॉडी बी, दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस है, एक बॉडी हॉट है दूसरी बॉडी कोल्ड है, ठीक है। ऑब्वियसली इनकी हीट एनर्जी भी डिफरेंस है। अगर हमने इन दोनों बॉडी को कॉन्टैक्ट में रख दिया आपस में तो क्या होगा, हीट एनर्जी अब फ्लो होना शुरू हो जाएगी। हीट एनर्जी फ्लो होगी, इंटरनली ट्रांसफ़र होगी हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ। आप देख सकते हैं इस एरो को। और ये हीट एनर्जी तब तक फ्लो होती रहेगी जब तक इन दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। जैसे इस थर्ड ग्राफ में आप देख सकते हैं दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम हो चुका है, इसलिए यहाँ पर हीट फ्लो बंद हो गया। ऑब्वियसली आप इसे समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल से कि सपोज़ आपके पास दो कंटेनर हैं, दोनों कंटेनर में वाटर भरा हुआ है, एक में वाटर का लेवल ज़्यादा है दूसरे में वाटर का लेवल कम है, और आपने दोनों कंटेनर को आपस में अटैच कर दिया बॉटम से। ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पर वाटर फ्लो होगा हायर कैपेसिटी वाले कंटेनर से लोअर कैपेसिटी वाले कंटेनर की तरफ। मैं ऐसा कहूँ कि जिस कंटेनर में वाटर ज़्यादा है उसकी तरफ से फ्लो होगा, कहाँ पर, जहाँ पर जिस कंटेनर में वाटर का लेवल कम है। और ये कब तक होगा फ्लो, जब तक होगा जब तक कि दोनों कंटेनर में वाटर लेवल सेम ना हो जाए। तो ठीक उसी पैटर्न को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इस एनर्जी फ्लो को समझने के लिए कि हॉट जो थर्मल एनर्जी है या फिर जो हीट एनर्जी है वो हीट एनर्जी हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ फ्लो होगी, और वो तब तक होगी जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर इक्विवेलेंट ना हो जाए, सेम ना हो जाए। और ये पूरी तरह से एक नॉन मैकेनिकल प्रोसेस है। मतलब इसको परफॉर्म करने के लिए, एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए आपको कोई मैकेनिकल एक्शन नहीं परफॉर्म करना है ना, कोई इसको कोई फोर्स इस पर नहीं अप्लाई करना है हमें, कोई इस पर कोई स्ट्रेस नहीं करना है, इसको कोई कॉम्प्रेस नहीं करना है, कोई इन्हांस नहीं करना है, इस तरह से कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ हमें अगर दो बॉडीज़ को हमने कॉन्टेक्ट में रख दिया है तो उसके इंटरनली मॉलिक्यूलर लेवल पर ये जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है ये इंटरनली होता है, ये किसी तरह का मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। So, the process of transfer of heat is a non-mechanical process. There is a no mechanical work involved in the process of heat transfer. अब ऑब्वियसली जैसा मैंने कहा कि हीट एक एनर्जी है, तो एनर्जी को मेज़र करते हैं हम जूल में। सो डेफिनेटली हीट इज़ मेजर्ड इन द जूल, इसकी एसआई यूनिट जूल होगी, और इसकी एक सीजीएस यूनिट भी है, दैट इज़ कैलोरी। सो अनदर वाइडली यूज यूनिट इज द ऑफ द हीट इज़ कैलोरी। कैलोरी इट इज़ अ सीजीएस यूनिट। तो कैलोरी जो होती है उसको नॉर्मली शॉर्ट में CAL, इस तरह से स्मॉल में CAL से डिफाइन किया जाता है, और जूल को हम कैपिटल J हम जानते हैं, और 1 जूल इज इक्वल्स टू होता है 4.2 कैलोरी। तो नॉर्मली हीट एनर्जी को नॉर्मली कैलोरी में मेज़र करते हैं, और 1 जूल इज इक्वल्स टू होता है 4.2 कैलोरी। अब अगर हम देखें कैलोरी की डेफिनेशन क्या होगी, एक्चुअली 1 कैलोरी हम किसे कहेंगे, 1 कैलोरी हीट एनर्जी हम किसे कहेंगे, तो देखिए बड़ा सिंपल सा है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू द 1 डिग्री सेंटीग्रेड। सो बड़ा आसान है। सपोज़ आपने किसी कंटेनर में 1 ग्राम वाटर लिया हुआ है, 1 ग्राम वाटर आपने लिया हुआ है, और सपोज़ आपने इसको हीटअप किया, आपने इसे हीटअप किया, ठीक है, हीटअप किया, और सपोज़ इस 1 ग्राम वाटर का 1 ग्राम वाटर का जो टेम्परेचर है सपोज़ 1 डिग्री राइज हो गया, और ये 1 डिग्री का जो कैलकुलेशन है वो करते हैं नॉर्मली 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो इस 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री राइज करने में हमें जितनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इस 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने में 1 डिग्री राइज करने में जितनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इस बर्नर से, वही होगी बेसिकली 1 कैलोरी। So 1 calorie is equal to the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree centigrade। और स्पेशली ये जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो इंक्रीमेंट देखा जाता है वो नॉर्मली देखा जाता है 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। सो आई होप आपको कैलोरी की डेफिनेशन पता चल गई, और आपको ये पता चल गया कि 1 कैलोरी एनर्जी का मतलब क्या होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट। अगर हम देखें तो कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट क्या कहती है। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हीट एज एन इनविजिबल वेटलेस एंड ऑर्डरलेस फ्लूइड कॉल्ड द कैलोरिक, ठीक है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हीट है, हीट बेसिकली कैसी है, एक तरह की इनविजिबल एनर्जी है, एक तरह की वेटलेस एनर्जी है, और एक तरह की ऑर्डरलेस एनर्जी है, ठीक है। सो हीट एज एन इनविजिबल वेटलेस एंड ऑर्डरलेस फ्लूइड, और इसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, कैलोरिक।
और व्हेन द सम कैलोरी इज एडेड टू द बॉडी, अगर हम किसी बॉडी में कुछ कैलोरी ऐड कर दें सो इट्स टेम्परेचर राइजेस। जैसा अभी हमने देखा कि हमने वाटर 1 ग्राम वाटर को कुछ कैलोरी दी, कुछ हीट एनर्जी दी, तो उसका टेम्परेचर क्या हो गया, राइज हो गया, 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। एंड व्हेन द सम कैलोरी इज रिमूव्ड इट्स टेम्परेचर इज फॉल्स। अगर आप किसी बॉडी से हीट एनर्जी ले लें, उससे कुछ कैलोरी एनर्जी ले लें, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। जैसा कि इस एग्जांपल में हमने देखा कि ये जो हॉटर बॉडी और कोल्डर बॉडी को जब कांटेक्ट में रखा, तो हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ जब हीट फ्लो हुई, इट मीन्स कि कुछ कैलोरी एनर्जी जो है वो इस बॉडी ए से बी की तरफ चली गई। तो ऑब्वियसली क्या हुआ, इस बॉडी ए का टेम्परेचर डाउन हो गया और इसका टेम्परेचर डाउन होने के साथ साथ में बी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि इसने कैलोरी एनर्जी ली। ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, इसका डाउन हुआ और फाइनली दोनों का टेम्परेचर इक्विवेलेंट हो गया। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं डायनामिक थ्योरी ऑफ हीट। सो डायनामिक थ्योरी ऑफ हीट क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल सब्सटेंसेज सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेज आर मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये तो हम सभी जानते हैं कि जितने भी तरह के मैटर्स हैं, मटेरियल्स हैं, वो सभी मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, हर पर्टिकुलर मटेरियल में एक मॉलिक्यूलर एक स्ट्रक्चर होता है पर्टिकुलर। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट थिंग, दीज मॉलिक्यूल्स आर इन द स्टेट ऑफ कंटिन्यूस रैंडम मोशन। और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कंटिन्यूस रैंडम मोशन की स्टेट में होते हैं। ठीक है, सो डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस द मॉलिक्यूल्स में पजेस 3 टाइप्स ऑफ मोशन। सो ऑब्वियसली जैसा मैंने कहा कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हमेशा मोशन में होते हैं और ये रैंडम मोशन करते हैं। इनका मोशन का पैटर्न कभी कुछ फिक्स नहीं होता, बट नॉर्मली इस मोशन को हम 3 कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूलर मोशन है किसी पर्टिकुलर मटेरियल का, ये 3 कैटेगरीज में डिफाइन किया जा सकता है। इसमें फर्स्ट होता है ट्रांसलेटरी मोशन। दिस इज द मोशन इन द स्ट्रेट लाइन विच इज़ कॉमन इन द गैसेस। अगर कोई मॉलिक्यूल बिल्कुल स्ट्रेट मोशन कर रहा है, अगर कोई मॉलिक्यूलर मोशन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में है, तो डेफिनेटली उस मोशन को कहा जाएगा ट्रांसलेटरी मोशन। और नॉर्मली गैसेस में ट्रांसलेटरी मोशन पाया जाता है। अगर हम बात करें वाइब्रेशनल मोशन की, तो वाइब्रेशनल मोशन जस्ट लाइक द वाइब्रेशन, अगर कोई मॉलिक्यूल इस तरह से टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो या फिर अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, जस्ट लाइक द स्प्रिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को अगर हम प्रेस करें, कॉम्प्रेस करें और फिर छोड़ दें, तो इसका जो मोशन होगा टू एंड फ्रो, या फिर हम इसको वर्टिकली रखकर फिर प्रेस करें और फिर छोड़ दें, तो अप एंड डाउन, इस तरह का जो मोशन होगा ये होगा वाइब्रेशनल मोशन। तो इस तरह का मोशन भी नॉर्मली पाया जाता है मॉलिक्यूलर मोशन में। और ये जो मैटर्स होते हैं हमारे लिक्विड या गैसेस या लिक्विड के अंदर, इस तरह का मोशन बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं जब भी कोई लिक्विड फ्लो होता है, लिक्विड जब फ्लो होता है तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो नॉर्मली इस तरह का होता है, इस तरह से वेवफॉर्म बनाते हुए। तो ऑब्वियसली इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस तरह से वाइब्रेटिंग नेचर के अंदर आगे फॉरवर्ड होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लिक्विड के अंदर नॉर्मली वाइब्रेशनल मोशन होता है। इसके अलावा अगर हम गैसेस की बात करें, तो गैसेस भी जो होती है वो जब अचानक से कहीं से रिलीज़ होती है तो वो भी इस तरह का मोशन या इस तरह की वेव्स क्रिएट कर सकती है। तो उसके अंदर भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लीनियर मोशन भी है और साथ में वाइब्रेशनल मोशन भी है। देन नेक्स्ट होता है रोटेशनल मोशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट मोशन होता है। दिस इज द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स अबाउट देयर एक्सिस। सो दिस इज द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स अबाउट देयर एक्सिस। रोटेशनल मोशन हम सभी जानते हैं कि रोटेशनल मोशन क्या होता है। अगर कोई बॉडी किसी सेंटर पॉइंट के अक्रॉस मोशन कर रही है राउंड स्ट्रक्चर में, आप देख सकते हैं सपोज ये कोई मॉलिक्यूल से ब्लैक कलर का जो नज़र आ रहा है और वो इसके सेंटर के अराउंड इस तरह से रोटेशनल मोशन कर रहा है, गोल गोल चक्कर लगा रहा है, तो डेफिनेटली ये जो मोशन होगा दैट विल बी कम इनटू द कैटेगरी ऑफ रोटेशनल मोशन। सो दिस टाइप ऑफ मोशन ऑकर्स यूजुअली एट द हाई टेम्परेचर्स। जब किसी मटेरियल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज कर दिया जाता है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जाइज हो जाते हैं, और जब वो एनर्जाइज हो जाते हैं तो वो रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह के 3 मोशंस जो हैं वो ट्रांसलेटरी मोशन, वाइब्रेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन, ये 3 इंपॉर्टेंट मोशन हैं किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के जो मैटर्स में पाए जाते हैं, और ये डिफाइन करते हैं डायनेमिक थ्योरी ऑफ हीट को। सो हमने देख लिया कि बेसिकली हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और हमने डायनामिक थ्योरी ऑफ हीट और कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट भी देखी। तो इंपॉर्टेंटली आपको समझ में आ गया कि बेसिकली ये जो बेसिक है थर्मल का, किसी मटेरियल की थर्मल प्रॉपर्टीज़ के जो बेसिक हैं वो अब आपको समझ में आ गए। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर के मेज़रमेंट की। तो अक्सर हमें जब टेम्परेचर को मेज़र करना होता है तो हम थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। थर्मामीटर का जब हम यूज़ करते हैं तो उस पर एक स्केल बना होता है। ठीक है, स्केल हम सभी ने देखा है। वो जो स्केल होता है ऑब्वियसली उसकी एक यूनिट होती है। कई बार हम बोलते हैं कि भाई टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, इतना डिग्री सेल्सियस है या इतना डिग्री फ़ारेनहाइट है, या फिर केल्विन में हम मेज़र करते हैं। तो इस तरह के कौन कौन से स्केल हैं जो
टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ होते हैं, तो अब हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। सो टेम्परेचर इज़ अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड इट नीड्स मेजरमेंट। सो द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज डन बाय सम स्पेसिफिक स्केल्स, जैसा मैंने अभी आपसे कहा। दीज स्केल्स आर कॉमनली कॉल्ड थर्मोमीटर्स। ये जो स्केल होते हैं टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, इन्हें ही हम कहते हैं थर्मोमीटर। थर्मोमीटर मतलब ऐसा मीटर जो थर्मल एनर्जी को मेज़र कर रहा है, जो हीट एनर्जी को मेज़र कर रहा है, जो टेम्परेचर को मेज़र कर रहा है। द थर्मोमीटर्स आर कैलिब्रेटेड सो दैट अ न्यूमेरिकल वैल्यू मे बी असाइंड टू अ गिवन टेम्परेचर। सो थर्मामीटर अगर किसी पर्टिकुलर बॉडी का टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो उस बॉडी के टेम्परेचर को एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर रहे हैं, है ना। अगर सपोज मैंने कहा कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है सपोज 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, सो 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो बॉडी का टेम्परेचर है, या सपोज रूम का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ पर आपकी बॉडी के टेम्परेचर को और रूम के टेम्परेचर को उस थर्मामीटर ने, जिससे हमने ये मेज़र किया है, उसने एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर दी, ताकि हमें उसके कम या ज़्यादा होने का इफ़ेक्ट का पता चल जाए। हम कहीं पर उसको अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम इजीली कैलकुलेट कर पाएँ। इस तरह से बहुत सारे सॉल्यूशंस हमें मिल जाते हैं। तो देखिए सामने आपको एक टेबल नज़र आ रहा है। ये जो टेबल है बेसिकली डिफरेंट स्केल्स टू मेज़र टेम्परेचर डिफाइन कर रहा है कि ऐसे कौन कौन से स्केल हैं जिससे आप टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी यूनिट है जिसमें आप टेम्परेचर को डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पॉपुलर जो होता है वो होता है सेल्सियस स्केल। आप देख सकते हैं ये है सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल बेसिकली एक स्केल है, ठीक है, एक पैमाना है जिसके तहत आप टेम्परेचर को मेज़र करेंगे, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो डिग्री सेंटीग्रेड में नॉर्मली आप इस टेम्परेचर को मेज़र करते हैं जब आप उसे सेल्सियस स्केल की मदद से मेज़र कर रहे हों। नॉर्मली सेल्सियस स्केल जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से शुरू होता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर फिनिश होता है। ये इसके जो एक्सट्रीम पॉइंट और एंड पॉइंट जो हैं ये एक्चुअली डिफाइन होते हैं वाटर के फ्रीजिंग लेवल से और वाटर के वेपोराइजेशन लेवल से। मतलब वो पॉइंट जिस पर वाटर जो है वो फ्रीज हो गया, ठीक है, जम गया, और वो पॉइंट जिस पर्टिकुलर लेवल पर या जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वाटर बॉयल हो रहा है या वेपोराइज हो रहा है। सो ये दो लेवल्स जो होते हैं, ये जो दो पॉइंट्स होते हैं, ये इस स्केल के एक्सट्रीम पॉइंट और एंड पॉइंट्स को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेल्सियस स्केल जो है उसका फ्रीजिंग और आइस पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब वाटर जो है वो जब फ्रीज हो रहा है, बर्फ़ में कन्वर्ट हो रहा है, आइस में कन्वर्ट हो रहा है वाटर से, तो वो जो टेम्परेचर होगा वो होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और वहीं पर अगर वाटर वेपराइज हो रहा है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर बॉयल हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी के साथ सेकंड स्केल होता है फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल इसको नॉर्मली मेज़र किया जाता है डिग्री फ़ारेनहाइट में, इस तरह से डिग्री फ़ारेनहाइट कैपिटल एफ में। ये जो रेंज होती है इसकी होती है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑब्वियसली 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होगा वो बेसिकली फ्रीजिंग पॉइंट या आइस पॉइंट होगा, जबकि बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो वाटर का 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। मतलब अगर हम वाटर का टेम्परेचर मेज़र करें जिस पर वो बॉयल हो रहा है, तो फ़ारेनहाइट स्केल पर वो होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी तरह से एक और होता है र्यूमर स्केल। र्यूमर स्केल जो होता है इसको नॉर्मली डिग्री र्यूमर में या फिर डिग्री कैपिटल आर इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 डिग्री र्यूमर से 80 डिग्री र्यूमर तक। वहीं पर केल्विन स्केल जो होता है सबसे ये भी पॉपुलर है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स में नॉर्मली केल्विन का यूज़ किया जाता है। लैब्स के अंदर टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए नॉर्मली केल्विन को यूज़ किया जाता है। ये भी जो शुरू होता है वो होता है 273.5 केल्विन से 373.5 केल्विन तक। इट रेंजेस फ्रॉम द 273.5.15 केल्विन से 373.15 केल्विन तक। तो आप देख सकते हैं ये जो चार इंपॉर्टेंट स्केल हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और इनका यूज़ नॉर्मली होता है सबसे ज़्यादा मेज़रमेंट ऑफ द टेम्परेचर की। और इन आउट ऑफ द फोर अगर हम देखें तो सबसे मोस्ट पॉपुलर जो है वो है बेसिकली सेल्सियस स्केल, ठीक है। उससे थोड़ा सा कम पॉपुलर जो है वो केल्विन, देन फ़ारेनहाइट, देन र्यूमर। और इनकी वजह क्या है, ये इनकी पॉपुलैरिटी की वजह क्या है, तो एक्चुअली अगर हम देखें इस थोड़ा सा स्केल्स को, तो अगर आप देखें तो सेल्सियस स्केल पर अगर हम थोड़ा नज़र डालें तो इसका एंड पॉइंट और जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड में टोटल जो हैं वो 100 पार्ट्स हैं, ठीक है, 100 पार्ट्स हैं। अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल पर देखें तो ये वेरी हो रहा है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हैं 180 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है इसको इजीली। र्यूमर स्केल को अगर हम देखें तो 0 डिग्री र्यूमर से 80 डिग्री र्यूमर ये डिवाइड किया जा सकता है 80, ठीक है, 80 पार्ट्स में। और केल्विन स्केल को अगर हम देखें तो
273.15 से 373.15 मतलब ये डिवाइड किया जा सकता है लगभग 100 पार्ट्स में। तो आप देखेंगे कि अगर हम किसी तरह के टेम्परेचर का अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं और उसके स्केल को बना रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारे लिए सबसे ज़्यादा आसान जो होगा वो 100 पार्ट्स वाले स्केल होंगे, 100 पार्ट्स वाले स्केल होंगे, क्योंकि इस तरह के स्केल्स पर टेम्परेचर को मेज़र करना और उनके कैलकुलेशंस करना और उनके ऑब्जर्वेशंस लेना बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। इसीलिए मैक्सिमम टाइम हम लोग जो यूज़ कर पाते हैं वो सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल। सो आई होप आपको ये डिफरेंट मेजरिंग स्केल्स जो हैं टेम्परेचर के या टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो यूनिट्स है ये आपको क्लियर हो गई होगी, और इनमें से कौन सी ज़्यादा पॉपुलर है कौन सी कम पॉपुलर है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेसिकली रिलेशन अमॉन्ग द टेम्परेचर मेजर्ड बाय द डिफरेंट स्केल्स। अभी हमने इतने सारे स्केल्स देखे हैं, बेसिकली 4 स्केल्स। अगर आपको एक स्केल की यूनिट को दूसरे स्केल की यूनिट में कन्वर्ट करना है, एक टेम्परेचर अगर आपने मेज़र किया सपोज सेल्सियस में और आपको उसे कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में या फिर र्यूमर स्केल में या फिर केल्विन स्केल में, तो ये जो कन्वर्जन होगा वो किस रिलेशन से होगा। तो कन्वर्जन के लिए फार्मूला बनाना बड़ा आसान है। देख सकते हैं आप यहाँ पर एक फार्मूला दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है। सपोज़ पहला पार्ट है इसका C-0/100। सी क्या है, बेसिकली जो भी टेम्परेचर है आपका सेंटीग्रेड में, ठीक है, या सेल्सियस स्केल पर जो भी आपने टेम्परेचर मेज़र किया है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, माइनस इनिशियल पॉइंट, इसका इनिशियल पॉइंट क्या है 0, तो माइनस इनिशियल पॉइंट आपने लिखा, डिवाइडेड बाय इसके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में कितने पार्ट्स का डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली इट्स द 100 पार्ट, तो आपने 100 से इसे डिवाइड कर दिया। ये किसके इक्वल होगा, ये डेफिनेटली इक्वल होगा अगर कोई टेम्परेचर आप मेज़र कर रहे हैं फ़ारेनहाइट स्केल पर, इसलिए आपने यहाँ पर F लिखा, माइनस इनिशियल पॉइंट, इसका इनिशियल पॉइंट कितना है 32, आप देख सकते हैं फ़ारेनहाइट स्केल का इनिशियल पॉइंट है 32, तो आपने यहाँ पर इनिशियल पॉइंट लिखा -32, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में टोटल 180 पार्ट्स का डिफरेंस है, इसीलिए हमने यहाँ पर इसे डिवाइड कर दिया 180 से, है ना। अब आपको समझ में आ रहा होगा कितना आसानी से हम फार्मूला बना सकते हैं। इसी तरह से र्यूमर स्केल का फार्मूला बनाने के लिए देखिए हमने यहाँ पर R लिखा। R क्या है, बेसिकली जो भी आप रीडिंग मेज़र कर रहे हैं र्यूमर स्केल पर वो आपने यहाँ पर लिख दी, -0। ज़ीरो क्या है, देखिए आप र्यूमर स्केल का जो इनिशियल पॉइंट है वो है 0 डिग्री R, तो इसलिए वहाँ पर आपने 0 लिखा, डिवाइडेड बाय 80। 80 क्या डिफाइन कर रहा है, इसका फाइनल पॉइंट 80 डिग्री R, इसलिए यहाँ पर आपने 80 लिखा यहाँ पर, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पर एक चीज़ और है, अभी जैसा मैंने आपसे कहा कि 0 और 80 में बेसिकली 80 पार्ट्स का डिफरेंस है, ठीक है। आप 80 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 80, तो ये 80 पार्ट्स में डिवाइड किया कर सकते हैं हम इसे आसानी से, तो यहाँ पर हमने इसलिए 80 से इसको डिवाइड कर दिया। इसी तरह से जो लास्ट केल्विन स्केल है उसको डिफाइन करने के लिए हमने के लिखा, के बेसिकली जो भी मेजरमेंट होगा आपका केल्विन में वो आप यहाँ पर लिखेंगे, माइनस इसका इनिशियल पॉइंट 273.15 -273.15 आपने यहाँ पर लिखा, और इसके भी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में टोटल 100 पार्ट्स का डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पर आपने डिवाइड बाय 100 किया। देखिए कितनी आसानी से हमने एक इक्विवेलेंट फार्मूला यहाँ पर बना लिया। ये जो फार्मूला है वो काफ़ी सिंपल सा है, आपको इसे याद करने की ज़रूरत नहीं, आप इजीली इसको बना सकते हैं। आपको अगर स्केल्स पता हैं और स्केल्स के इनिशियल पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उसके पता है आपको, सो डेफिनेटली, और उसमें बेसिकली कितने पार्ट्स का डिफरेंस है आप वो इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ पर आप इस तरह के फार्मूले को डेराइव कर सकते हैं। अब इस फार्मूले का यूज़ बड़ा सिंपल होता है। सपोज़ आपको कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया है सेंटीग्रेड में, ठीक है, सेंटीग्रेड में दिया हुआ है और आपको कहा फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कीजिए, तो आप इस पार्ट का यूज़ कर लीजिए। सेंटीग्रेड की वैल्यू आप यहाँ पर पुटअप करेंगे, फ़ारेनहाइट की वैल्यू आपको आसानी से मिल जाएगी। इसी तरह से सपोज़ आपको फ़ारेनहाइट में वैल्यू दी हुई है और आपसे कहा कि र्यूमर में कन्वर्ट कीजिए, तो आप इस पार्ट का यूज़ कर लीजिए। आपको र्यूमर में वैल्यू दी हुई और कहा केल्विन में कन्वर्ट कीजिए, तो आप इस तरह से र्यूमर में केल्विन का इस तरह के इस पार्ट का यूज़ कर सकते हैं और र्यूमर से केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको सिंपली अगर सेंटीग्रेड में दिया है और कहा है कि केल्विन में कन्वर्ट कीजिए, तो यहाँ पर ये सेंटीग्रेड स्केल और ये केल्विन स्केल दोनों एक दूसरे के इक्वल है, इनको इक्वलाइज पुटअप करके आप आसानी से कन्वर्जन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखिए सारे की तरह के कन्वर्जन आपके लिए पॉसिबल हो जाएंगे इस फॉर्मूले से। बहुत आसान होगा अगर आप किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर को किसी एक स्केल से दूसरे स्केल में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये फार्मूला समझ में आ गया होगा और इस फार्मूले को लिखना कैसे वो भी आपको समझ में आ गया होगा, और इंपॉर्टेंटली इसे यूज़ कैसे करना है वो भी समझ में आ गया होगा। सो इट वॉज अ वेरी सिंपल लेक्चर, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बेसिक था जो हमने चैप्टर शुरू किया है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इस लेक्चर को एटलीस्ट 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा ताकि आप हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस को समझ पाएँ,
डायनेमिक थ्योरी ऑफ हीट को समझ पाएँ, कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट को समझ पाएँ, कैलोरी की डेफिनेशन को समझ पाएँ, और इम्पॉर्टेंटली जो टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जो स्केल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं, उनके फ्रीजिंग पॉइंट और उनके बॉइलिंग पॉइंट और उनका आपस में एक दूसरे से कन्वर्जन के लिए जो फार्मूला है उसे आप याद कर पाएँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सामने आपको जो फेस आइकॉन दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स अगेन।